आई थिंक हम सब इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि शुगर इज़ बैड। आप और मैं ही नहीं बल्कि 10 में से 9.5 डॉक्टरों का यही मानना है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी करोड़ों रुपए खर्च करती हैं हमें ये बताने के लिए कि उनके प्रोडक्ट में शुगर नहीं है, दे आर ज़ीरो शुगर। है ये थोड़ा अजीब नहीं है? कोई कंपनी भला क्यों किसी प्रोडक्ट को किसी चीज़ के ना होने की वजह से बेचेगी? आज के मॉडर्न टाइम में शुगर को वहशी दरिंदे की तरह देखा जाता है जो हर वक्त आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर एक चीज़ इसे बहुत ख़ास और मुश्किल बनाती है कि आज सब लोगों को पता है कि शुगर इज़ बैड फॉर अस। अक्सर डॉक्टर्स, न्यूज़पेपर्स, फूड फार्मर हर कोई ये दर्शाने में लगा हुआ है कि शुगर इज़ डेंजरस। वहीं सालों से छोटे बच्चों को चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स देके पैम्पर किया जाता है। किसी भी फेस्टिवल को देख लो, मिठाइयों की दुकान में पैर रखने की जगह नहीं होती, यहाँ तक कि हर खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इफ़ शुगर इज़ बैड टुडे व्हेन वाज इट गुड, कि अगर आज शुगर ख़राब है तो अच्छी कब थी। यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे शुगर हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से घुल गई कि हम साल का एवरेज 50 किलो शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे करोड़ों लोग बिना शुगर के रह नहीं सकते। और अगर ये सब सच है कि शुगर हमारे लिए बुरी है तो कैसे पूरी दुनिया एक छोटी सी चीज़ से करप्ट हो गई। आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 महीने से भी ज़्यादा लगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ। स्वीटनेस ये शब्द है ही इतना प्यारा कि इसको हम अपने इमोशंस में जोड़ लेते हैं, ना सिर्फ अपने इमोशंस में बट शुगर के साथ भी। पर अगर हमारे पास्ट में झांक कर देखा जाए तो हम स्वीटनेस के लिए हनी को एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करते थे, ना सिर्फ टेस्ट के लिए बल्कि रिचुअल्स, स्टेटस और आज भी हनी एज अ मेडिकेशन यूज़ किया जाता है। शुगर सबसे पहले इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना की लोकल मार्केट्स में बिकता था। उस वक्त इंडिया पर इस्लामिक रूलर्स का राज था, जिस वजह से जैसे जैसे इस्लाम बढ़ते गया वैसे वैसे शुगर को इन लोकल मार्केट्स के बाहर भी ट्रेड किया जाने लगा। उसी ट्रेड के कारण शुगर मेडिटेरेनियन और अटलांटिक आइलैंड्स में भी पहुंच गई, जहां देखते देखते वहां पर शुगर प्लांटेशंस बनने लगी जो कि फुल्ली सिस्टमाइज्ड, ऑटोमेटेड और फास्ट सब थी, जिनका काम सिर्फ इतना था कि वो शुगर केन उगाओ, हार्वेस्ट करो, प्रोसेस करो और बेचो। सिंपल राइट? इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता था, बस आपके पास थोड़ी ज़मीन होनी चाहिए और थोड़े बहुत पैसे। शायद मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। क्या कहा? लेबर स्लेव्स किस दिन काम आएंगे? चैप्टर 2 स्लेवरी। शुगर की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है स्लेव्स और स्लेवरी, जो कि उस टाइम पे बहुत ही कॉमन थी। इनफैक्ट हम इंडियंस भी इन शुगर प्लांटेशंस में एज स्लेव्स काम कर चुके हैं। स्लेव्स एक्वायर करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर कर लो, जो भी लोग बच जाएंगे उनको प्लांटेशंस में भर दो। या फिर दूसरा, अफ्रीका जैसी गरीब देशों में जाके उनको पहला फुसला के ये यकीन दिला दो कि हम आपको आर्मी के लिए सेलेक्ट करने आए हैं, फिर पर्सनली उनको मिलिट्री बेस में हमेशा के लिए एयर ड्रॉप कर दो। अगर आप इन शुगर प्लांटेशंस के प्राउड ओनर होते तो आप क्या करते? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शुगर प्लांटेशंस में 3 तरीके के ग्रुप होते थे। पहला, सबसे हट्टे कट्टे मेल्स और फीमेल्स का ग्रुप जो कि हार्वेस्टिंग का काम करते थे। फिर दूसरा ग्रुप था स्किल्ड लोगों का जो कि मेन रिफाइनरी में काम करते थे। और तीसरा ग्रुप था बच्चों का या फिर बूढ़े लोगों का जिनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, जिससे वो शुगर केन को रिफाइनरी तक पहुंचाने का काम करते थे। एक ऐसा ग्रुप भी था जो टेक्निकली एक ग्रुप तो था बट उसे एक ग्रुप कहना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उसके सारे लोग मर जाते थे। उस ग्रुप में आपको एंट्री सिर्फ तभी मिलती थी जब आप या तो ओल्ड एज की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम KGF की तरह ही, बस फ़र्क इतना था कि KGF वॉज अ मूवी। इमेजिन बीइंग बॉर्न इनटू दीज प्लांटेशंस। आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक आपने दूर दूर तक सिर्फ शुगर प्लांटेशंस ही देखे हैं, नथिंग एल्स। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एंटायर जनरेशन शुगर प्लांटेशंस में बिताई हैं। एक शुगर प्लांटेशन एक ब्लूप्रिंट था, एक रियल लाइफ मनी ग्लिच जो कि अपने इन्वेस्टर्स को इतना पैसा छाप के देता था कि जिसने किसी ने सोची ना होगी। शुगर जितनी ही प्रॉफिटेबल थी उतनी ही ख़राब अपने एनवायरनमेंट के लिए थी।
शुगर तो एक क्रॉप है ना, तो वो इन्वायरमेंट के लिए कैसे ख़राब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप अपनी पूरी आइलैंड के सारे पेड़, जंगल, रेन फॉरेस्ट, पूरे नेचुरल हैबिटेट को भगा के सिर्फ स्क्वायर शेप्ड रोड्स, रिफाइनरी के अलावा कुछ नहीं छोड़ोगे, तो इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होगा तो क्या होगा? इनफैक्ट एक टाइम पर मेडिटेरेनियन में 2 मिलियन से भी ज़्यादा स्लेव्स रहते थे। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उन्हें कोल भी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था। शुगर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। क्या तुम गैस कर सकते हो सबसे पहले शुगर किसके पास गई? ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के पास, यूरोप की रॉयल्स, एरिस्टोक्रेट्स, एलिट्स के पास, जिनके लिए शुगर एक नया शौक था, एक लग्जरी जिससे वो अपने अमीर दोस्तों को दिखा सकें। फिर जैसे जैसे शुगर का शौक बढ़ने लगा, वैसे वैसे शुगर का ट्रेड बढ़ने लगा, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी अमीर लोग भी इसे अफोर्ड करने लगे, जैसे कि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। देखते देखते शुगर यूरोप की हर गली नुक्कड़ पर बिकने लगी। धीरे धीरे शुगर पूरी दुनिया में फैलने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा, लोगों ने शुगर को ड्रिंक्स के साथ पीना चालू कर दिया। फ्रांस के कुछ शेफ्स ने शुगर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, जिससे उन्होंने यूनिक डिशेज जैसे कि केक्स, डेजर्ट्स और मेनली शुगर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चालू कर दिया। देखो, अंग्रेज़ों को चाय बहुत पसंद थी। शुगर, चाय और चीनी एकदम परफेक्ट कॉम्बो बनी, बिल्कुल एक परफेक्ट मैच मेड इन हेवन की तरह। और वही कॉफ़ी के साथ भी हुआ। देखते देखते चीनी चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेची जाने लगी, और आज बिना चीनी के चाय हज़म नहीं होती। अब हम एक ऐसे पॉइंट में आ चुके थे जब शुगर वॉज ग्लोबल। पूरी दुनिया में शुगर एक एडिक्शन की तरफ फैलती जा रही थी। शुगर की सेल्स इतनी बढ़ रही थी जैसे कोई लीगली ड्रग्स बेच रहा हो। यहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू होता है, जिसके साथ साथ शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये मास प्रोडक्शंस के लिए बनने लगे। वही हुआ जो होना था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद शुगर अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाया, एंड उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओबेसिटी। पर क्या शुगर पर ओबेसिटी का ब्लेम डालना सही होगा? ओबेसिटी से शुगर का क्या लेना देना है? लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ओबेसिटी है क्या चीज़। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक्स्ट्रा कैलोरीज। और वैसे भी आपने नोटिस तो किया ही होगा कि आप महीने का मुश्किल से 1 kg शुगर कंज्यूम कर पाते हो। तो फिर ये बाकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आ कहाँ से रही हैं? वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हिडन शुगर्स, जो कि हर जगह छिपी हुई हैं। बिस्किट से लेके नमकीन तक, चॉकलेट से लेके आइसक्रीम तक, हर जगह शुगर हिडन होती है। हिडन शुगर से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ शुगर। शुगर 3 टाइप की होती है, नेचुरल, एडेड और आर्टिफिशियल। नेचुरल शुगर के फ़ायदे ये होते हैं कि ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। जैसे आप कोई एप्पल खाते हो तो वो स्लो डाइजेशन के साथ साथ आपकी डाइट क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। बट वहीं अगर आप एडेड शुगर कंज्यूम करते हो जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे आपका ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करता है, जिससे आपकी बॉडी को फटाफट से इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। और अगर इंसुलिन कम पड़ गया तो आपकी बॉडी ये काम लिवर को सौंप देती है। लिवर बीइंग लिवर, वो अपना काम कर तो देता है बट उसके बदले में फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे आप और भी कई तरीके की नई बीमारियों का शिकार बन जाते हो। कुल मिला के इट इज़ बैड। और अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल शुगर्स की, तो आई थिंक इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च इतना हुआ नहीं है, तो कुछ खास कहा जा नहीं सकता। कंपनी शुगर यूज़ क्यों करती हैं? देखो, हम ह्यूमंस को शुगर बहुत पसंद है, ठीक है, बायोलॉजिकली भी वी आर एडिक्टेड टू शुगर। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं। इनको पता है कि हमको चीनी पसंद है, इसीलिए हमको अलग अलग डब्बों में अलग अलग तरीक़ों से चीनी बेचते हैं। इसके पीछे का एक और ख़ास रीज़न भी है, ब्लिस पॉइंट, जिसका मतलब है कि साल्ट, शुगर और फैट का एक परफेक्ट मिक्सचर, जो इंसानों के लिए बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड फार्मूला है, जिसमें अगर 1 मिलीग्राम भी कुछ कम ज़्यादा हो गया या फिर 19-20 हो गया तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इवन टेक्सचर से लेके, साउंड से लेके, क्रंची फीलिंग तक सब कुछ परफेक्टली इंजीनियर्ड होता है ताकि आप खरीदो और इनकी सेल्स बढ़े। अब इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि मार्केट में इतने सारे एक्टिविस्ट घूम रहे हैं, क्या उनमें से किसी ने शुगर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? आपको पता है शुगर इज़ बैड, मुझे पता है शुगर इज़ बैड, पर क्या उन छोटे बच्चों को पता है कि शुगर इज़ बैड, जो अपनी फेवरेट सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखने या फिर टीवी, सोशल मीडिया में फ्लैशी कलरफुल एड्स दिन में 3 बार भी देखते हैं, वो भी अगले 10 सालों के लिए, जो कि एक एग्जैजरेटेड और वेग नंबर है।
बट स्टिल आपको क्या लगता है क्या होगा? आप खुद को देख लो, जब आप छोटे थे तब आप टीवी में डोरेमोन पिकाचू के अलावा कुछ एड्स आपको आज भी याद होंगे, जैसे कि कुछ मीठा हो जाए, या फिर डर के आगे मौत है, या फिर 5 स्टार डू समथिंग, है ना? यही छोटे छोटे एड्स आज भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और रही बात आवाज़ उठाने की, तो बिल्कुल उठाई। यूएस में इन कॉरपोरेशंस के खिलाफ लीगल बैटल से लेके प्रोटेस्ट तक सब हुए हैं ओबेसिटी के ऊपर, जिसमें से इन कंपनीज का कहना था कि यू चूज़ टू ईट इट एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप करोड़ों रुपए खर्च करके बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाओ जिसको खाने से बिल्कुल स्वाद आ जाता है, उसके ऊपर से आप हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज से एड्स करवा लो, बिल्कुल भर दो हमारा सोशल मीडिया एड से, उसके ऊपर से इन प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बना दो। एंड जब हम प्रोटेस्ट करने लगे तो जी ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिल्कुल एक परफेक्टली डिज़ाइन ट्रैप की तरह है, जिससे शायद ही आप और मैं बच जाएंगे, पर वो छोटे बच्चे जिनको छोटा भीम स्पेशल एडिशन सीरियल्स खाने हैं उनका मुझे पता नहीं। बल्कि इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकला? शुगर अपनी लेबर फोर्स के लिए बुरी थी, शुगर अपने एनवायरनमेंट के लिए बुरी थी, शुगर हमारे हेल्थ के लिए बुरी है, शुगर सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है जो कि इसे वाइट गोल्ड भी बुलाते हैं। आज भी शुगर उतनी ही ज़्यादा अमाउंट्स में कंज्यूम की जाती है जितनी की नहीं जानी चाहिए।